वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार का बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो आया है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बजट एक तरह से होता क्या है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वित्तीय वर्ष आने वाला, उस वित्तीय वर्ष में सरकार कितना व्यय करेगी, कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्रों पे कितना खर्चा करेगी, मतलब सार्वजनिक व्यय कितना होगा और सरकार अपने खर्चों की पूर्ति कैसे करेगी, प्राप्तियां कहाँ कहाँ से होगी, उसका एक स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार का जो बजट है उसमें सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं। ठीक है, सरकार के पास में खर्चों को पूरा करने के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सरकार की प्राप्तियों का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, आपका आंतरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्र सरकार से ऋण या फिर ऋणों की वसूली, पूंजीगत प्राप्तियां और आकस्मिकता जो निधि होती हैं उनसे जो पैसा प्राप्त होता है वो कितना है, लगभग 26.5% पैसा जो है रिसिप्ट से वो कहां से आती हैं, आंतरिक उधार, केंद्रीय ऋण, ऋणों की वसूली, इस स्रोत से आती है। सबसे ज्यादा जो योगदान है वो इस क्षेत्र का है। उसके बाद में अगर हम देखें तो दूसरा जो हिस्सा है प्राप्तियों का वो कौन सा है, केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा होता है वो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, 15.99%, लगभग 16% पैसा जो है प्राप्तियां हैं वो कहां से आती हैं, केंद्रीय करों के हिस्से से आती हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती हैं उसमें स्टेट राज्य का जो शेयर होता है वो कितना होता है, जो इसमें अनुमान है वो कितना है, लगभग 16% है। उसके बाद में जो आपका जीएसटी है, ठीक है, स्टेट का उसमें जो हिस्सा है वो कितना है, लगभग 15% है। उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सहायता दी जाती है, ठीक है, लगभग ये आपकी है 14.54% है। इस तरीके से मुख्य चीजें आपको याद रखनी है कि सरकार की जो प्राप्तियां हैं, ठीक है, राजस्थान सरकार की जो प्राप्तियां हैं उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो किसका है, सरकार केंद्रों से जो ऋण लेती है, आंतरिक स्रोतों से उधार लेती हैं, ठीक है, इससे सरकार पूंजीगत प्राप्तियां हैं उनसे पैसा कितना मिलता है, 26.5% के आसपास। 16% जो पैसा है वो कहाँ से आता है, केंद्रीय करों में राज्यों का जो हिस्सा है वहां से आता है। जीएसटी जो है उससे पैसा कितना मिलता है, लगभग 15% मिलता है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को जो सहायता दी जाती है, ठीक है, लगभग 14.54%। तो प्रमुख ये चार मदे जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे सेल टैक्स हो गया आपका, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होती हैं, अदर सोर्सेस से भी पैसा मिलता है। मुख्य जो स्रोत है वो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए सरकार के पास में जो पैसा आता है, सरकार जो खर्चा करती है, तो खर्चे की प्रमुख मदे कौन कौन सी हैं, तो सबसे ज्यादा जो पैसा है सरकार का वो कहाँ पे खर्च होता है, राजस्व व्यय पे होता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है, सरकार के जितने भी विभाग है, जो कर्मचारी हैं उनको जो पैसा देना पड़ता है, ठीक है, मतलब उनको जो वेतन चुकाना पड़ रहा है, स्कॉलरशिप हो गई स्टूडेंट्स की, ये सारे एक तरह से क्या होती हैं, राजस्व व्यय के अंतर्गत आती हैं। बेरोजगारी भत्ता हो गया, तो राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार का जो खर्चा है वो कितना है, लगभग 71.67% जो पैसा है वो यहाँ पे खर्च होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आता है वो आपका है ब्याज जो सरकार ने उधार ले रखे हैं उस पर ब्याज जो चुकाती है, ठीक है, ब्याज की अदायगी पे कितना है, लगभग 11.31% जो है वो ब्याज चुकाने में चला जाता है। उसके बाद में तीसरा जो नंबर आता है वो किसका है, जो पूंजीगत व्यय होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो डेवलपमेंट मतलब जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो खर्चा होता है जिससे सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, तो यहाँ पे जो खर्चा होता है वो कितना है, लगभग 9.6% है। और उसके बाद में केंद्रीय ऋणों का जो पुनर्भुगतान किया जाता है, ठीक है, आंतरिक और केंद्रीय ऋणों का, उसमें जो हिस्सा है वो लगभग कितना है, 7%। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सरकार का जो खर्चा होता है वो सबसे ज्यादा राजस्व व्यय है, उसके बाद में ब्याज का भुगतान करने पे, फिर पूंजीगत व्यय होता है, और उसके बाद में आंतरिक और केंद्रीय जो ऋण ले रखे हैं उनका पुनर्भुगतान करने के लिए किया जाता है।
अब देखिए पिछले वर्ष से अगर इसकी तुलना की जाए 2020-21 की अगर हम बात करें तो 2020-21 में सरकार की जो प्राप्तियां थी उसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका था? स्वयं के करों का। ठीक है, इतना जो भाग हमने दर्शा रखा है तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो हिस्सा था वो किसका था पिछले वित्तीय वर्ष में? 2020-21 की अगर हम बात करते हैं तो सरकार का जो स्वयं का कर होता है उसका भाग था। उसके बाद में अगर हम देखें तो दूसरा जो अंश था, ठीक है, वो कितना किसका था? सॉरी, पिछला जो वित्तीय वर्ष था उसमें सबसे ज्यादा जो अंश था रिसिप्ट्स में वो किसका था? पूंजीगत प्राप्तियों का था ये वाला। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे सरकार के जो स्वयं के कर होते हैं उसका दूसरा स्थान था। फिर उसके बाद में केंद्रीय करों में जो हिस्सा होता है सरकार का, ठीक है, वो तीसरे स्थान पे था। और जो आने वाला वित्तीय वर्ष है 2021-22 की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो अंश है प्राप्तियों में वो किसका है? स्वयं के करों का। ठीक है, राजस्थान सरकार के स्वयं के जो कर होते हैं उनसे राजस्व की प्राप्तियों का जो स्रोत है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा है? पूंजीगत प्राप्तियां। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो कौन सा है? केंद्रीय करों में राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है वो। और उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यों को सहायता दी जाती है वो फोर्थ नंबर पे है। तो ये कुछ मदे आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। अगर हम व्यय की बात कर रहे हैं तो जो पिछला वित्तीय वर्ष था 2020-21 उसमें सबसे ज्यादा व्यय सरकार का कौन सा था? राजस्व व्यय था। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आपका था वो खर्चा कहाँ पे था सरकार का? ऋणों के ऊपर। ठीक है, पब्लिक डेब्ट जो होते हैं सार्वजनिक ऋण उनके ऊपर दूसरा नंबर था। और तीसरे नंबर पे एक तरह से क्या था? पूंजीगत व्यय जो होते हैं वो स्थान था। जबकि जो 2021-22 है इसकी अगर हम बात करें तो 2021-22 में भी सरकार का जो सर्वाधिक व्यय है वो कहाँ पे है? आपका जो राजस्व व्यय है उसी के ऊपर है। लेकिन सेकंड नंबर पे जो है वो कौन सा है? पूंजीगत परिव्यय है। ठीक है, ये चेंज हुआ, ये आपको ध्यान रखना है कि पिछला वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक व्यय दोनों वर्तमान जो वित्तीय वर्ष चल रहा है और आने वाला है उसमें सबसे ज्यादा तो राजस्व व्यय है। लेकिन सेकंड नंबर पे जो है वो किसका है? पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्या था आपका? जो पब्लिक डेब्ट है उनके ऊपर खर्चा था। जबकि 2021-22 की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आपका कौन सा है? जो पूंजीगत व्यय है वो। और तीसरे नंबर पे पिछले वित्तीय वर्ष में 2020-21 में जो तीसरे नंबर पे खर्चा था सरकार का, ठीक है, व्यय का, वो कौन सा था? पूंजीगत व्यय है। जबकि जो 2021-22 वित्तीय वर्ष है उसमें थर्ड नंबर पे कौन सा है? पब्लिक डेब्ट। ठीक है, ये आपका। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सरकार ने जो बजट बनाया है, ठीक है, उस बजट की प्रमुख विशेषताओं को हम देखते हैं। उससे पहले आप एक बार देखिए कि सरकार जो बजट व्यय करेगी अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों पर, तो कुछ प्रमुख चीजें आपको इसमें याद रखनी है कि 2021-22 का जो बजट है, ठीक है, उसके अंतर्गत सरकार जो बजट की राशि है उसका लगभग 52% जो है वो कहाँ पे खर्च करेगी? सामुदायिक और जो सामाजिक सेवाएं होती हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है, विभिन्न अलग अलग हम क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र हो गया आपका, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया, इनको अलग अलग भागों में अगर हम देखें तो यातायात हो गया आपका, उद्योग हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, ग्रामीण विकास हो गया। तो इन अलग अलग मदों के हिसाब से देखें तो सरकार 2021-22 में सर्वाधिक व्यय कहां पे करेगी? जो सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं हैं उनके ऊपर 52%। ठीक है, आधे से भी ज्यादा जो बजट है वो सामाजिक सेवाओं के ऊपर खर्च होगा। उसके बाद में सेकंड नंबर जो आया है वो किसका है? आपका ऊर्जा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में सरकार 14% के आसपास खर्चा करेगी। और तीसरा नंबर जो है वो किसका है? ग्रामीण विकास का। और उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आपका है कृषि। ठीक है, तो सरकार क्षेत्रवार हिसाब से अगर हम देखें अलग अलग सेक्टर में तो सबसे ज्यादा सामाजिक सेवाओं पे व्यय किया जाएगा, सेकंड पे विद्युत या ऊर्जा कह सकते हैं, तीसरे नंबर पे ग्रामीण विकास का नंबर है, और चौथे नंबर पे जो कृषि और उससे संबंधित सेवाएं हैं उनके ऊपर व्यय किया जाएगा। और सरकार का जो बजट है वो कितना है? 1,32,000 करोड़ का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो 2021-22 है इसका जो बजट है वो कितना है? 1,32,000
32,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, 1.32 लाख करोड़ का बजट है। अब देखिए बजट की प्रमुख घोषणाएं कौन कौन सी हैं उनको हम देख लेते हैं। अब देखिए प्रमुख विशेषताओं में अगर हम देखें तो सबसे पहले सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो कितनी हैं, 1,84,000 करोड़ रुपए के आसपास हैं। और जो राजस्व व्यय है वो कितना है, 2,08,000। इसलिए अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें, ठीक है, जो क्या दर्शाएगा, राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा कितना है, 23,750 करोड़ 4 लाख रुपए। ठीक है, ये सरकार का राजस्व घाटा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, राज्य की जो जीडीपी होती है उसको हम क्या कहते हैं, जीएसडीपी। तो जीएसडीपी का ये कितना है, 3.98% है। ठीक है, राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वो कितना है, 3.98% है। और ये जो बजट आया है वो एक तरह से क्या है, पेपरलेस बजट है। ये प्रमुख विशेषता है। उसके बाद में देखिए हम कोरोना प्रबंधन की अगर हम बात करें तो कोरोना प्रबंधन के लिए एक विशेष कोविड पैकेज की घोषणा की गई है। और इसमें 33 लाख जो असहाय परिवार हैं उनको 2,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ सरकार का जो योजना चल रही है पहले से, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसमें 10,000 नए लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ जो स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, उनको सीड मनी 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप के हिसाब से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ सरकार क्या करेगी, बैक टू स्कूल कार्यक्रम है उसको चलाएगी। ठीक है, जिसमें बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके ऊपर कितनी राशि खर्च होगी, 470 करोड़ रुपए। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो शहरिया जाति हैं, कथोड़ी जनजाति हैं और जो विशेष योग्यजन श्रमिक है उनको एक साल में 200 दिवस का जो रोजगार है वो उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद हम चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम जो है वो दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, मतलब हर एक परिवार को 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा जो है वो इस स्कीम, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो हर एक जो 25 जिला मुख्यालय हैं वहां पे नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात की गई है। जो संभागीय मुख्यालय हैं वहां पे पब्लिक हेल्थ कॉलेज हैं। मुख्यमंत्री जो निःशुल्क जांच योजना है उसमें जो जांच की जाती है उनकी संख्याओं में वृद्धि की जाएगी। 30 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वो खोलने की बात की गई है। जो चिकित्सा संस्थान है उनको जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा। 10 नए जो है ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। इस तरीके से कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। और प्रमुख घोषणाओं की अगर हम बात करें इसमें तो जो जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उसकी स्थापना की जाएगी। और साथ ही साथ जो जोधपुर है वहाँ पे उम्मेद पोस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैटरनिटी एंड नियोटोलॉजी की स्थापना की जाएगी। और रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जोधपुर में। इसके अलावा उदयपुर और जोधपुर में योग और नेचुरोपैथी जो कॉलेज हैं वो स्थापित किए जाएंगे। और जोधपुर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, ठीक है, ये स्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की। फिर उसके बाद में सड़क सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें जीवन रक्षक योजना जो है वो चलाई जाएगी।
फिर शिक्षा की अगर हम बात करें तो स्कूलों में स्मार्ट टीवी और सेटअप बॉक्स जो है वो स्थापित किए जाएंगे, और 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो है वो स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ शांति एवं अहिंसा निदेशालय जो है उसकी स्थापना की जाएगी। फिर जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो 4 कॉलेज जो हैं, जो विधायक थे उनकी मृत्यु हुई है, तो उनकी नाम से 4 कॉलेज जो हैं वो राजस्थान में खोले जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कौन सा आपका, मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ चूरू। दूसरा है कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर भिलवाड़ा। तीसरा है किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय कुंवारिया राजसमंद जिले में। और चौथा है उदयपुर जिले में भिंडर में, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत राजकीय कन्या महाविद्यालय। तो 4 कन्या महाविद्यालय जो हैं, जो पूर्व विधायक थे उनके नाम से खोले जाएंगे। फिर युवा एवं रोजगार की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ये घोषणाएं की गई हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना जो है वो बनाई गई है। मोरोली भरतपुर में खेल स्टेडियम और काचवा सीकर में भी खेल सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। फिर अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा संभाग मुख्यालयों पर खेलों हेतु मल्टीपर्पज इंडोर हॉल जो है वो बनाए जाएंगे। राजसमंद, सिरोही जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम बनाए जाएंगे और प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम। फिर कृषकों की अगर बात की जाए, कृषक और पशुपालन जो कल्याण है, उसके लिए सरकार ने आगामी वर्ष में कृषि बजट जो है वो अलग से आएगा। ठीक है, कृषि बजट जो है वो अलग से लाने की बात की गई है। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, इसमें 3 लाख किसानों को निःशुल्क उन्नत किस्म के जो बीज हैं, ठीक है, वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा मथानिया जोधपुर, ठीक है, वहां पे एक मेगा फूड पार्क जो है वो विकसित किया जाएगा। फिर इसमें 3 एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है, 3 कृषि महाविद्यालय जो है वो स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे, डूंगरपुर, हिंडोली और हनुमानगढ़ में। ठीक है, इन 3 स्थानों पर एग्रीकल्चर कॉलेज, कृषि महाविद्यालय जो है वो स्थापित किए जाएंगे। फिर प्रत्येक पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी जो है वो गठित की जाएगी। फिर अगर उद्योगों की बात की जाए तो लघु एवं जो सूक्ष्म उद्योग है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्थान के लिए नई नीति बनाई जाएगी। 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। फिर 1000 करोड़ रुपए का निवेश करके ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ठीक है, इसकी घोषणा की गई है। और नया मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है उसको बनाने की घोषणा की गई है। जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टर समिट जो है वो आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ जयपुर में फाइनटेक पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। जोधपुर में बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ रूरल आई स्टार्ट कार्यक्रम जो है उसको बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। फिर सामाजिक सुरक्षा के लिए, ठीक है, अलग अलग जो योजनाएं हैं, 8 नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। फिर ये कुछ और प्रमुख घोषणाएं हैं, ठीक है, इनको एक एक बार आप देख लीजिए। इसके बाद में आधारभूत संरचना में हम शहरी और जो सड़क विकास हैं उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो राज्य सरकार के द्वारा नवीन राज्य सड़क नीति जो है 2021 वो लाई जाएगी।
इसके अलावा सभी जिलों में 7,257 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का क्रमोन्नयन किया जाएगा। प्रत्येक जिले को 3 प्रमुख सड़क मार्गों के मेजर रिपेयर कार्य पर लगभग 1900 करोड़ रुपए की जो लागत है वो किया जाएगा, उसका खर्चा किया जाएगा इतना सारा। फिर उसके बाद में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में, ठीक है, बनाया जाएगा। और ये कुछ घोषणाएं हैं प्रमुख। फिर पेयजल एवं जल संसाधन है, ठीक है, उनके लिए भी अलग अलग से ये घोषणाएं की गई हैं। चंबल भिलवाड़ा पेयजल परियोजना, नोखा बीकानेर पेयजल परियोजना, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना। फिर नवीन ऊर्जा नीति जो है 2021-2050, ठीक है, ये लाई जाएगी। फिर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता का ग्रीन कॉरिडोर जो है वो स्थापित किया जाएगा। फिर एक चीज है कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर का, उसको वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर एक और इम्पोर्टेंट है, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। फिर जोधपुर में पद्मश्री कैलाश साकला स्मृति वन जो है, ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं। उसके बाद में पर्यटन और कला संस्कृति की अगर हम बात करें तो इसमें शेखावाटी पर्यटन सर्किट जो है उसको विकसित किया जाएगा। गोडवाड पर्यटन सर्किट है, इसको विकसित किया जाएगा। कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, ठीक है, जैसे कि पुष्कर हो गया अजमेर में, जैसलमेर में डोरामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की डीपीआर, राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जैसलमेर में। और ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, ये भी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जैसलमेर में। साथ ही साथ जो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है, ठीक है, उसको लागू किया जाएगा। राजस्थान दिवस पर राजस्थान उत्सव जो है उसका आयोजन किया जाएगा। फिर ये कुछ प्रमुख घोषणा है कानून व्यवस्था के बारे में। 40 नए जो न्यायालय हैं उनको स्थापित किया जाएगा। फिर ये सुशासन के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। सिरोही में मिनी सचिवालय जो स्थापित किया जाएगा। 6 नई नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने अलग अलग वर्गों के लिए भी कुछ घोषणाएं की हैं। ठीक है, आम जन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं। नया जो टैक्स है वो किसी प्रकार का नहीं लगाया गया है। कुछ घोषणाएं किसानों के लिए भी हैं। मंडी शुल्क हैं, कृषक कल्याण शुल्क हैं, आड़त को घटाकर किसानों को राहत दी गई है। फिर उद्यमी वर्ग या जो निवेशक वर्ग हैं उनके लिए भी सरकार के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई हैं।
फिर SC ST जो उद्यमी हैं उनके लिए घोषणा है, उनके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर SC ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज जो है, ठीक है, उसका प्रावधान किया जाएगा। फिर मोस्ट बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया के जो उद्यमी हैं, ठीक है, उनके लिए भी विशेष पैकेज नीति जो है उसकी घोषणा की गई है, जिनको पूंजीगत अनुदान या ब्याज अनुदान जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। फिर रियल एस्टेट सेक्टर हैं, उनकी जो DLC दर है उसमें 10% की कमी करने की घोषणा की गई है। व्यापारी वर्गों के लिए कुछ घोषणा की गई है, ठीक है। ई-वे बिल जो जारी करने की सीमा है वो 50,000 रुपए से कितनी कर दी गई है, 1 लाख रुपए कर दी जाएगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। फिर जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, ठीक है, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन करने के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। पर्यटन और टूर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उनके लिए घोषणा की गई है। फिर जो खनन पट्टाधारी हैं, अलाभकारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, NGO हैं, उनके लिए भी सरकार ने कुछ छूट है, टैक्स में छूट देने की जो घोषणा की गई है।